हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा आपको पता है कि हमारी यहाँ पे एक्ट से रिलेटेड हमारी एक छोटी सी सीरीज चल रही है, इसमें हम सारे एक्ट जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है वो सब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले चार्टर एक्ट को, जो आपका यहाँ पे 1813 में आया था। देखो, अब पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे 1793 वाले चार्टर एक्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि चार्टर एक्ट बेसिकली आपका एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे कंपनी को अलाउ करता है, यहाँ पे उसके आपके यहाँ पे जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर आपका जो भी चीज हो गई उसको अलाउ करता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप यही समझ सकते हो कि चार्टर आपका क्या एक डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे अलाउ करता है चीजें करने को। तो वही मैंने आपको पिछले में बताया था कि जहां पे हमने डिस्कस किया था कि 1793 पे, क्योंकि आपका पिछला चार्टर एक्ट आया था, तो वो आपका 20 साल के लिए लागू था। अब उसके बाद आपका अगला जो आने वाला था वो आपका 1813 में आएगा, जो आपको यहाँ पे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर इससे अगला आपका यहाँ पे 1833, ठीक है, 1833 में आपका आएगा, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे एक्ट कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे कोई भी इशू ना हो। तो यहाँ पे आपका ये जो एक्ट है ये आपका 1813 में आया, जैसे हमने यहाँ पे अभी अभी डिस्कस किया। इसको पास किया आपका यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो यहाँ पे ये याद रखना, जैसे पिछले वाले में हमने डिस्कस किया था कि सोवेनिटी जो थी यहाँ पे कंप्लीटली एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई थी। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। और ज्यादातर आपके यहाँ पे जो भी आपके एक्ट्स आए हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही पास किए हैं। ठीक है, शुरू से अब तक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फिर अगर वहीं पे हम रीजन की बात करें कि ये क्यों आया था, तो ये आया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, ठीक है, ट्रेड की जो मोनोपोली है उसको यहाँ पे खत्म किया जा सके। अब इसका मोनोपोली मतलब क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे बात करें तो मोनोपोली आपकी क्या होता है, जहाँ पे एक सेलर हो और बायर बहुत ज्यादा हो। ठीक है, इसी केस में जैसे आपका एग्जांपल था यहाँ पे इंडियन रेलवेज, जहाँ पे सिर्फ रेलवेज जो है यहाँ पे सिर्फ इंडिया की जो इंडियन रेलवेज कंपनी है, वैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो यहाँ पे मिनिस्ट्री है वो सब ये सब हैंडल करती है ना। तो यहाँ पे कोई दूसरी प्राइवेट कंपनीज नहीं है जो यहाँ पे अपनी ट्रेन वगैरह चलाती है, जैसे आपका यहाँ पे दूसरी कंट्रीज में भी होता है, जैसे आपका जापान वगैरह है, उसमें आपकी प्राइवेट कंपनीज भी ट्रेन वगैरह चलाती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपकी गवर्नमेंट है यही यहाँ पे कंप्लीटली आप बोल सकते हो यहाँ पे ये काम करती है। तो यहाँ पे जो मोनोपोली है इसको खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली थी, क्योंकि इंडिया से जो ट्रेड हो सकती थी वो सिर्फ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी उस टाइम तक, इसलिए इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे ये एक्ट को लाया गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा फिर इसको हम लोग यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 वाला एक्ट भी हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना। जितने भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड एक्ट है उसको हमेशा याद रखना, उसका जो मेन नाम है ना चार्टर एक्ट, जैसे 1813, तो ये मेन नाम है। पर क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी आया था, इसलिए आपका यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 के नाम से भी जानते हैं। फिर अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये भी आपका 20 साल के लिए रहेगा। हर एक चार्टर एक्ट आपके यहाँ पे 20-20 साल के लिए यहाँ पे लागू रहे थे। अब इसके बाद अगला जो चार्टर एक्ट आएगा वो 1833 में आएगा, मतलब 1833 में आएगा। फिर यहाँ पे ये जो एक्ट है ये आपका हर एक ब्रिटिश टेरिटरी जो आपकी इंडिया में थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस पे गवर्न कर रही थी, यहाँ पे रूल कर रही थी, उन सब जगह पे यहाँ पे ये लागू होता है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे फैक्ट्स थे। अब देखो, यहाँ पे हमें बैकग्राउंड हमें यहाँ पे थोड़ा पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये क्यों लाया गया था, यहाँ पे हुआ क्या था। तो जो आपका यहाँ पे नेपोलियन था, ठीक है, फ्रेंच जो आपका था, बेसिकली फ्रेंच का यहाँ पे आप बोल सकते हो एक लीडर था नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसने ना एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था यूरोप में। ठीक है, ये याद रखना कि इसने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम यहाँ पे स्टेब्लिश किया था, या फिर आप बोल सकते हो इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे यूरोप में। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो यहाँ पे ब्रिटिश जो यहाँ पे ट्रेडर्स थे, ठीक है, उनको यहाँ पे रोका जा रहा था एक तरीके से, यहाँ पे उनके गुड्स या फिर आप बोल सकते हो सर्विसेज यहाँ पे वो लोग नहीं दे पा रहे थे जितनी भी फ्रेंच की टेरिटरीज थी उसमें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट था उसने यूरोप में कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया, जिसकी वजह से जो आपके ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे थे, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स वगैरह थे यूरोप में बैठे हुए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं हो रही है, जो यूरोप में आपके ब्रिटिश आपकी जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स बैठे हुए थे, उनको रोका जा रहा था यहाँ पे उनके गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पे बेचने में। ठीक है, उनके यहाँ पे वो अंग्रेज जो थे, यहाँ बेसिकली एक तरीके से आप समझ लो कि वो एलाइस में अपने यहाँ पे सामान को बेच नहीं पा रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक आपको एक एक्ट लाता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ये एक्ट लाया, ये एक मेन रीजन है उसका भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जैसा हमने यहाँ पे बात करी, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो यहाँ पे ब्रिटिश मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हो गए, क्योंकि अब वो यूरोप में सामान नहीं बेच पा रहे थे, तो उन्होंने डिमांड की यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके कि उनको एक तरीके से यहाँ पे शेयर दिया जाए एशिया में ट्रेड करने का। क्योंकि एशिया में ट्रेड करने का आपका यहाँ पे बोल सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कंप्लीट उसके पास मोनोपोली थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये आपको देखने को मिला कि उन्होंने पहले डिमांड करी। फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्या करेगी, ऑब्जेक्ट करेगी।
इसको मतलब ना होने यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्ट पास ना हो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बोला, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको नुकसान होगा, उनकी कंप्लीट मोनोपोली जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आपके दूसरे जो ब्रिटिश मर्चेंट्स और ट्रेडर्स है वो भी आके यहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे। फिर तीसरा आपका यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे याद रखना ये आपका थर्ड है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लो। थोड़ा नंबर्स यहाँ पे उल्टे हो गए, तो 3 ये है और इसको आप यहाँ पे 4th रख सकते हो, ठीक है। कुछ किसी भी तरीके से रख लो, कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला कि इस एक्ट के अंदर ना जो आपके ब्रिटिश मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, उसको यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन सब लोगों को यहाँ पे लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर अलाउ कर दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि एट द एंड उनको अलाउ कर दिया था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए एशिया में। तो इससे हमें यहाँ पे ये पता चला था कि यहाँ पे जो कंप्लीट मोनोपोली थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो यहाँ पे इस रीजन की वजह से यहाँ पे वो हटी थी, ठीक है। पर यहाँ पे ये याद रखना कि अभी भी वो चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे अभी अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब हम थोड़ा यहाँ पे फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे पहले फैक्ट देखे, फिर बैकग्राउंड देखा, अब हम यहाँ पे थोड़े फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला यहाँ पे वही सेम फीचर आ जाएगा कि इसने यहाँ पे एंड की, यहाँ पे कंपनी की मोनोपोली इंडिया में। अब वो कैसे हुई क्या हुई अभी हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में डिस्कस कर लिया। दूसरा यहाँ पे जो है ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सर्टेन चीज पे अभी भी थी। कौन सी सर्टेन चीज थी, वो थी यहाँ पे टी पे, मतलब चाय की यहाँ पे ट्रेड पे, और ओपीएम की ट्रेड पे, ठीक है। जो यहाँ पे जनरली ये बिहार वाले साइड में यहाँ पे जो उगाते थे, जैसा अगर आपको पता हो, जो आपका यहाँ पे पोर्चुगीज का यहाँ पे जो गवर्नर था, जो आया था, ठीक है, एल्बनी क्यूज करके यहाँ पे जिसका नाम था, तो उसने यहाँ पे शुरू की थी यहाँ पे ओपीएम की खेती करना, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अलग अलग क्रॉप्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, कैश्यू नट्स वगैरह वो सब यहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस किए थे। तो उसी तरीके से अंग्रेजों ने भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला था, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि टी की ट्रेड और ओपीएम की ट्रेड चाइना के साथ इनको अलाउ था। अभी भी यहाँ पे कंप्लीट मोनोपोली थी एक तरीके से, आप समझ लो चाइना की ट्रेड में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। बाकी सब जगह पे आपके इंग्लिश मर्चेंट्स और ट्रेडर्स वगैरह आ गए थे। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। फिर तीसरा आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हर एक 20 साल के लिए आपका, क्योंकि एक्ट आता है, तो तीसरा फीचर आपको यही देखने को मिल रहा है कि अनदर 20 years ऑफ द कंपनीज रूल वॉज प्रोक्लेम। मतलब कहने का क्या है कि अगले 20 साल के लिए और अगले 20 साल के लिए, ठीक है, इस तरीके से समझो कि और अगले 20 साल के लिए आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बना रहेगा इंडिया में, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। एट द एंड अगर आप बैक एंड पे देखोगे, मतलब पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमने एक्ट्स वगैरह यहाँ पे पढ़े थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे धीरे धीरे पावर आपकी यहाँ पे कम होती जा रही थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर यहाँ पे बढ़ती जा रही थी। तो हमने अभी यहाँ पे पिछले बहुत सारे एक्ट में हमने यहाँ पे कवर भी किया है। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो कोर्ट्स वगैरह थी उनको यहाँ पे थोड़ा पावरफुल बनाया गया, क्योंकि हमने शुरू में जैसे देखा था कि जो आपके यहाँ पे गवर्नर जनरल हो गया, तो उनकी आपस में नहीं बनती थी, कोर्ट्स के डिसीजन अलग होते थे, यहाँ पे उनके अलग डिसीजन होते थे, उसके आपस में यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कि डिसीजन की कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता था। वही सेम आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग आपके यहाँ पे कुछ रूल्स रहते थे। तो इन सबको यहाँ पे देखते हुए भी यहाँ पे कोर्ट्स की जो पावर थी उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया गया। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ना यहाँ पे जो आपके क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको यहाँ पे परमिशन दी गई कि आप इंडिया में आ सकते हो और आप यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैला सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना कि कौन से एक्ट के अंदर आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो ये आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि वो इंडिया में आए और एक तरीके से यहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को फैलाए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि इसी में ही, ठीक है, यहाँ पे जो क्रिश्चियन आपके मिशनरीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बिशप होते हैं, ठीक है, अभी उनके रिलीजन में यहाँ पे जो बिशप होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे करी जा रही थी और ये हेडक्वार्टर थे यहाँ पे कलकत्ता में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रख लेने हैं। फिर और अगले फीचर्स पे हम लोग चलते हैं। तो अगला आपका यहाँ पे फीचर आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो एक्ट है इसने अलाउ किया था यहाँ पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो आपकी पंचायत हो गई, जो भी म्युनिसिपैलिटीज हो गई उस टाइम की, तो वो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर सकती थी अब यहाँ पे लोगों से, ठीक है। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दोज हु डिड नॉट पे टैक्सेस वर पनिश अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कहने का कि यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना एक तरीके से इसका एक मेन प्रोविजन भी था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो उसको सजा भी होगी, तो इसको भी आप इस तरीके से कनेक्ट करके आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर 8th आपको देखो क्या बोल रहा है कि प्रोविजन वाज टू कीप द टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेट। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपके यहाँ पे अकाउंट्स थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे हो गया जो भी आपके रुपए वगैरह कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सब रुपए से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड आप समझ लो। तो वो जो आपकी चीजें थी ना,
वो आपकी सेपरेट थी आपकी टेरिटोरियल जो आपकी चीजें थी उससे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया कि यहाँ पे जो प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब एक तरीके से फीचर्स आप समझ सकते हो। यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि जो आपके टेरिटोरियल फीचर्स हो गए या फिर टेरिटोरियल जो प्रोविजन हो गए वो आपके अलग रहेंगे कमर्शियल अकाउंट से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर नेक्स्ट आपको देखो क्या बोल रहा है कि एक्ट हेल्प्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी रेवेन्यूज एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक तरीके से उसके मैनेजमेंट की भी यहाँ पे बात होगी, जो रेवेन्यूज वहां से कलेक्ट करोगे आप, जो भी प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी रेवेन्यूज हो गया या फिर कुछ भी आपका कमर्शियल प्रॉफिट हो गया, तो उन सब के मैनेजमेंट की भी यहाँ पे बात करी गई थी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे कि कंपनी को यहाँ पे डिविडेंड दिया गया था, यहाँ पे 10.5% का यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था। तो यहाँ पे बस ये नंबर याद रख लेना, ऐसे यहाँ पे डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे चीज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना इसको भी। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि कंपनी शुड इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, ठीक है, एवरी ईयर इन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। अब देखो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा पिछले कुछ एक्ट्स में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपनी कैसे वो नीचे ला पाए, उनकी पावर्स कम कर पाए और ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर कैसे बढ़ा पाए उस पे काम किया गया था। लोकल जो लोग हैं उस पे इतना ज्यादा काम नहीं किया गया था। पर इस पर्टिकुलर एक्ट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि जो कंपनी है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उनको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1 लाख रुपए हर महीने, मतलब हर साल, ठीक है। हर साल उन्हें यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, किसके लिए? एजुकेशन के लिए, ठीक है। एजुकेशन के लिए यहाँ पे इंडियंस की, ताकि इंडियंस जो है यहाँ पे उनको आगे जाके हेल्प कर पाए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आगे जाके उन्होंने हेल्प करी भी है, ठीक है। बहुत सी ऐसी यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटीज है जिन्होंने यहाँ पे उनकी हेल्प करी भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझना है। तो इस पे यहाँ पे सबसे ज्यादा इस पे यहाँ पे इन्होंने फोकस किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने स्टार मार्क करके आपको यहाँ पे जो फीचर्स बताए उनको यहाँ पे आपको डेफिनेटली याद रखना है। तो उसमें से मेन आपका यहाँ पे फीचर रहेगा कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ताकि एजुकेशन यहाँ पे इंप्रूव कर पाए वो इंडियंस की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे रहने वाला है। और इस पर्टिकुलर एक्ट का आपका हम लोग यहाँ पे अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे ड्रॉबैक्स। तो देखो सबसे पहला हमें यहाँ पे ड्रॉबैक देखने को मिला था यहाँ पे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, जो मैंने आपको पिछले एक्ट में भी मैंने समझाया था, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि जो इंडिया की प्रेजेंट उस टाइम की, ठीक है, उस टाइम की जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी जो इतना ज्यादा ग्रो कर रही थी, इतना ज्यादा इनकम जनरेट कर रही थी, उसको इन्होंने एक तरीके से पूरा बर्बाद कर दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले में डिस्कस किया था कौन कौन सी इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद आपका यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट की यहाँ पे जो चीजें होती थी, जो लोग हाथों से बनाते थे, उनको इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर आपकी वो सारी चीजें जो आपके यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के अंदर आती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे शिप बिल्डिंग हो गया था। तो ये सब हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो चीज आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू यहाँ पे देखने को मिली थी। दूसरा आपका था यहाँ पे लैक ऑफ क्लियरिटी, जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी ना, यहाँ पे कि कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी एजुकेशन के लिए यहाँ पे इंडियंस के, पर वो कैसे करेगी, क्या यहाँ पे उसका एक तरीके से आप समझ लो कैसे वो अचीव करेगी इस पर्टिकुलर गोल को, कैसे यहाँ पे वो इम्प्रूव करेगी यहाँ पे साइंस को, या फिर कोई भी बोल सकते हो आप लिटरेचर को, आपके यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे इंडिया में, इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे क्लियरिटी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है ये भी याद रखना। तो ये आपका रिलेटेड है वो आपके यहाँ पे जो 1 लाख रुपीज यहाँ पे जो ये इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं कहाँ पे, इंडिया में ही, ठीक है, इंडिया के एजुकेशन में। तो उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे ये चीज करने वाले हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हैं। फिर तीसरा आपका ड्रॉबैक था वो था रिलीजियस कन्वर्जन। अब हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया यहाँ पे कि आपके जो मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे यहाँ पे, उनको अलाउ कर दिया था यहाँ पे, उनको परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे इंडिया में जाके आप अपनी जो क्रिश्चियनिटी है उसको फैलाओ, ठीक है, एक तरीके से। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो ये आप यहाँ पे एक ड्रॉबैक मान सकते हो, क्योंकि तब तक आप अगर आप देखोगे ना तो क्रिश्चियनिटी एज सच नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम होगी, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तक आपके यहाँ पे मुस्लिम्स हो गए, फिर आपके यहाँ पे बुद्धिज्म जो आप फॉलो करते थे वो लोग हो गए, हिंदुज्म फॉलो करते थे वो आपके हो गए, फिर आपके यहाँ पे जैनिज्म फॉलो करते थे वो लोग हो गए, पर एज सच आपकी क्रिश्चियनिटी इतनी ज्यादा नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है।
तो उनको और ज़्यादा फैलाने का काम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट ने यहाँ पे किया था, जो एक तरीके से यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन का यहाँ पे एक ड्रॉबैक था बाकी लोगों के रिस्पेक्ट से। अगर हम बात करें प्रेजेंट मतलब उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी उसके रिलेटेड अगर हम बात करें, तो ये आपका एक ड्रॉबैक का फैक्टर बन जाता है। इसी के साथ हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, कोई आपका सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वरना आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च करोगे यहाँ पे रिवील जी के ऑफिशियल, तो वहाँ पे जाके भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ इसकी। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में वापस मेंशन कर देना। वापस से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुंच पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।